नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लेटर में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ आज के साथ एक नए अध्याय को लेकर, जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं लोअर कोर्ट में, भारतीय लोअर कोर्ट में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे यूज़ किए जाने वाले प्रोविज़न्स के बारे में, उस चैप्टर के बारे में, जिसको कि भाई जिसके दम पे एक हिसाब से अगर देखा जाए ना तो एक वकील साहब जो होते हैं उनका घर का खाना खर्चा चलता है लोअर कोर्ट्स के वकीलों का, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं भरण पोषण। ठीक। आज के इस ओह सॉरी, ये तो गलत हो जाता। आज के इस वीडियो में हम इसी भरण पोषण के बारे में, जिसको कि गुजारा भत्ता भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू से आराम से प्रारंभ करते हैं कि भाई क्या है, कहाँ से आया है, कैसे होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, फलाना ढिमकाना सब देखेंगे। ठीक है। तो ये कथानक शुरू करते हैं कथा के साथ। कथा फिर से एक टीवी सीरियल को उठाते हैं, जिसका नाम है भाभी जी घर पे हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाभी जी घर पर हैं। बीजी ओ सॉरी BJJPH, लेकिन कुछ और इसको हिंदी में लिख देते हैं। तो अगर आपने ये सीरियल देखा हुआ है, अच्छी बात है। नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और काफ़ी शानदार है, मतलब अच्छा लगता है। मैं तो काफ़ी खाली टाइम में देखता रहता हूँ। ठीक है? तो हम इसी के कैरेक्टर्स को उठाकर अपनी कहानी को बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं बड़े शानदार-शानदार से, जिनमें जो पहला कैरेक्टर है, वो है मनमोहन तिवारी का। मनमोहन तिवारी, ठीक है? और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है अंगूरी, और पूरे प्रोग्राम में इनको सब लोग बोलते हैं अंगूरी भाभी। दूसरे कैरेक्टर हैं शानदार से विभूति नारायण मिश्रा, जिनको विभू या भभूति बोला जाता है। ठीक है? तो ये हैं दूसरे कैरेक्टर। और इनकी जो पत्नी है, इनकी जो देवी हैं, धर्म पत्नी, उनका नाम अनीता, अनीता मिश्रा इनका नाम पड़ता है। ठीक है? तो शुरू-शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। ये बगल में यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा दूँगा, आप लोग देख लेना, इन दोनों का ही। शुरू-शुरू में सब बढ़िया चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है, जो मनमोहन तिवारी हैं, इनको आ जाता है एक नेक्स्ट लेवल का घमंड। ठीक है? अब घमंड आ जाता है, इनके पास पैसा आ जाता है, तो ये इसी प्रोग्राम में एक और कैरेक्टर है, जिसका नाम है गुलफ़ाम कली। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। गुलफ़ाम कली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिंदी पढ़ने में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो आगे इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है? तो इसी गुलफ़ाम कली से इनको हो जाती है बेइंतहा मोहब्बत, क्योंकि इन पे पैसा है, तो गुलफ़ाम कली भी इनसे मोहब्बत करती है। और अब ये अपने घर पर ले आते हैं गुलफ़ाम कली को। गुलफ़ाम कली को अपने घर पे ले आए, यानी कि एक तरह से एक ऐसा काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में इमोरल माना जाता है, साथ ही साथ में, क्योंकि भाई अंगूरी भाभी को भी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, इनको साथ में रहने में कष्ट हो रहा है। अब अंगूरी भाभी के पास बचते हैं 2 ऑप्शन। क्या ऑप्शन बचता है? तो पहला ऑप्शन अंगूरी भाभी के पास ये बचता है, यार ये क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन ये बचता है कि वो ले लें तिवारी से डाइवोर्स, और दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि वो डाइवोर्स ना लें, एक तरह से सेपरेटेड होके रहें। तो चाहे वो डाइवोर्स लें, चाहे वो सेपरेटेड होके रहें, क्योंकि अंगूरी भाभी का कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है। इनके इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। तो भाई इनका घर चलेगा कैसे? ये अपने खाना खर्चा कैसे उठाएँगे? कैसे इनका जो मतलब जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो कैसे पूरी होंगी? क्योंकि इनके पास घर भी नहीं है, इनके पास नौकरी भी नहीं है, इनके पास पैसे भी नहीं है। तो इन सब के लिए ये जो इनकी नेसेसिटी है, इस नेसेसिटी को कानून की भाषा में बोला जाता है मेंटेनेंस। ठीक। अब मेंटेनेंस जो है हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। ये रोटी, कपड़ा और मकान भी हो सकता है, यानी कि फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कि पढ़ रहा है, तो उसको एजुकेशन नीड्स, उसकी वो ज़रूरतें, साथ ही साथ में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके मेडिकल असिस्टेंट, कोई औरत है उसको और भी सारे खर्चे होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके मेंटेनेंस बनता है। इसीलिए ऐसा मेंटेनेंस की डेफिनेशन अपने कानून में नहीं दी गई है। ये एज़ पर द सर्कमस्टेंसेस एंड एज़ पर द डिफेंडेंट जो है वो डिफर कर जाता है। अब चूँकि अंगूरी भाभी के पास इनकम सोर्स नहीं है, तो ये जब राय माँगती है दरोगा हप्पू सिंह से, तो हप्पू सिंह कहते हैं कि कोई अच्छा-सा वकील पकड़ के तिवारी के ऊपर ठोक दो केस, और ये केस ठोका जाएगा मेंटेनेंस का।
तो मेंटेनेंस का केस इनके ऊपर ठोका जाएगा तिवारी जी के पास। अब तिवारी जी के ऊपर मेंटेनेंस का जब केस ठोका जाएगा तो जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं जिनके समक्ष ये केस लाया गया है और जिनकी कंपिटेंसी या जिनकी लोकल जुरिडिक्शन में ये केस आता है, उनके पास ये जब मसला जाएगा थ्रू द एप्लीकेशन बाई जो प्लीडर रहेंगे, जो वकील रहेंगे, तो उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को उचित लगता है कि हाँ इस केस में दम है, तो वो भेजेगा नोटिस या सम्मन जो भी कह लें, ये तिवारी जी को सम्मन जाएगा। अब सम्मन जाएगा, सम्मन पे नहीं आते हैं तो वारंट भी जा सकता है। दोनों ही कंडीशन में अगर तिवारी आते हैं, कंप्लाई करते हैं, तो उनको भी सुना जाएगा और उनको सुनने के बाद ही कुछ ऑर्डर करा जाएगा। लेकिन अगर तिवारी ने कंप्लाई नहीं किया यानी कि उपस्थित नहीं हुए, ऐसी कंडीशन में कोर्ट को ये अधिकार इस प्रोविजन में दिया गया है कि वो उनकी अनुपस्थिति में एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर सकती है कोर्ट। ठीक है, तो कंप्लाई करने का मतलब, क्योंकि ये जनरल रूल है, जनरल रूल ये है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस सुना जा रहा है तो उस व्यक्ति की उपस्थिति वहां पर होनी चाहिए, और अगर वो उपस्थित नहीं है तो केस उनके खिलाफ एक्स पार्टे सीन में भी चल सकता है। अच्छा, क्योंकि ये केस ये काफी लंबा प्रोसीजर है, अगर देखा जाए ये ताम झमेला काफी लंबा जाएगा। ऐसी कंडीशन में भाई ऐसा भी तो है कि भाई अंगूरी भाभी के पास पहले से ही पैसे नहीं है, उनको पहले से ही समस्या है, तो अब वो क्या करेंगे? उनके पास पहले से भी पैसे नहीं है, वकील को पैसे वगैरह कहाँ से देंगे? तो यहाँ पर भी दो प्रोविजन दिए गए हैं, जिनमें पहला प्रोविजन जो बोला जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम मेंटेनेंस, और दूसरे बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक, तो ये दो प्रोविजन, दो प्रावधान और दिए गए हैं। अब इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? इंटरिम मेंटेनेंस एक तरह का इंटरिम ऑर्डर होता है जो केस चलते रहने के दौरान, जबकि केस वो मेंटेनेंस का चल रहा है, ऐसी अवस्था में क्योंकि कोर्ट को ऐसा रीजनेबल लगता है कि इस महिला को यानी कि अंगूरी भाभी को ये खर्चा दिए, मेंटेनेंस का ऑर्डर इनके पक्ष में किए जाने से पूर्व, जब तक कि ऐसा पूरा केस सुन नहीं लिया जाता, मेरिट पे उसको ऑर्डर नहीं कर दिया जाता, तब तक अगर रीजनेबल लगता है तो इनको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मतलब खर्चा पानी दिया जाना चाहिए। तो ये चीज हो गई इंटरिम मेंटेनेंस का, यानी कि केस के चलते रहने के दौरान जो खर्चा पानी दिया जाएगा, जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट होगा, वो बोला जाता है इंटरिम मेंटेनेंस, क्योंकि वो कोर्ट के प्रोसीडिंग के चलने के दौरान, ट्रायल के चलने के दौरान होता है, इसलिए उसको इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। ये एक तरह का इंटरिम ऑर्डर होता है। साथ ही साथ में अगर कोर्ट को उचित लगता है, क्योंकि वकीलों का खर्चा, टिकट का खर्चा, एप्लीकेशन का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ये बहुत ज्यादा है, और अंगूरी भाभी इसको किसी भी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रही, इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, ऐसी कंडीशन में कोर्ट इस एक्सपेंस का भी ऑर्डर कर सकता है मनमोहन तिवारी को कि आप ये एक्सपेंसेस भी देंगे। अब ये दोनों ही ऑर्डर, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस का हो, चाहे वो एक्सपेंसेस का हो, ये लागू कब होंगे? तो लागू होने के विषय में बताया गया है, ये अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो उस ऑर्डर वाले डेट के दिन ही लागू हो जाएगा, या फिर अगर कोर्ट इस दिन को ऑर्डर नहीं करती, उसको लगता है कि पहले से भी ऑर्डर कर, मतलब इस इंटरिम मेंटेनेंस को और पहले से अलाउ करना चाहिए, उसको और पहले से लागू करना चाहिए, तो जिस दिन ये एप्लीकेशन दिया गया था इंटरिम मेंटेनेंस को निपटाने का, उस दिन से ही ये जो खर्चे हैं, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या एक्सपेंसेस का हो, ये उस दिन से लागू हो जाएगा, उस दिन से काउंट किया जाएगा और वसूल किया जाएगा। इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में एक और चीज ये बताई गई है कि ये मेंटेनेंस के जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन विद इन 60 डेज निपटाए जाएंगे, इनका निस्तारण किया जाएगा, इनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका बेसिक वो। ठीक, अब मान लीजिए ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन कोर्ट ऐसे ऐसे तो अंगूरी भाभी को सबसे पहले ऑर्डर कर नहीं देगी कि हाँ अंगूरी भाभी आई हैं, ये जानी पहचानी शख्सियत हैं और इनको लोग बड़ा पसंद करते हैं, ये कोर्ट आई हैं, यही हमारे ऊपर एहसान हो गया, चलो इनके लिए ऑर्डर कर देते हैं। नहीं कर सकते ना। अब अगर अंगूरी भाभी यहाँ पर मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर रही हैं, तो मजिस्ट्रेट दो चीजें देखेगा। क्या देखेगा? दो चीजें, एक मिनट। सबसे पहली चीज तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या मेंटेनेंस देने वाली जो कंडीशंस हैं वो कंप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दूसरी चीज ये भी देखेगा कि क्या अंगूरी भाभी मेंटेनेंस प्राप्त करने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजी यहाँ जी होना चाहिए था, बिलिटी क्राइटेरिया है, उसको पूरा कर रही हैं, कंप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब कंडीशंस क्या क्या हैं? कंडीशन सबसे पहली चीज तो ये है, पहली कंडीशन आ जाती है ये कि भाई बंदा जो है उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, सफिशिएंट मीन्स है
इस चीज को लेकर कि वो किसी डिपेंडेंट को, जो कि उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनका खाना खर्चा चला सकता है, उसके पास सफिशियंट मीन्स है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि सफिशियंट मीन्स होने के बावजूद भी वो नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है। अब चलो इस पे खुल के चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें सफिशियंट मीन्स की, तो सफिशियंट मीन्स का मतलब ये नहीं कि उसके पास धन दौलत जायदाद संपदा संपत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर बंदा हेल्दी है और वो कमा सकने की स्थिति में है कि वो कमा कर दे सकता है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो एबल बॉडीड है। एबल बॉडीड है मतलब कि वो सक्षम है और वो कमा कर दे सकता है। यानी कि अगर ऐसी स्थिति में मान लो कि अनामिका भाभी ने, जो अनीता भाभी है, अनीता भाभी ने केस कर दिया विभू के ऊपर। अब विभू तो हाउस हस्बैंड है, वो बाहर काम खर्चा करता नहीं है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं कमा नहीं रहा हूं तो मैं अनीता को कहां से मेंटेनेंस दूंगा। भाई अच्छी खासी बॉडी लेके घूम रहे हो, चाहो तो 2 4 10 हजार 5 हजार 50 हजार तो कमा ही सकते हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स है कि वो किसी को मेंटेनेंस दे सके, उनका मेंटेन कर सके, उनको भरण पोषण कर सके। दूसरी चीज, नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है। नेग्लेक्ट या रिफ्यूजल जो है वो एक्सप्रेस वे में भी हो सकता है और वो इम्प्लाइड वे में भी हो सकता है। एक्सप्रेस वे का मतलब कि बोल कर लिख कर मना कर दिया, ये एक्सप्रेस हो गया। इम्प्लाइड का मतलब ये हो गया कि खाना खर्चा देना ही बंद कर दिया, इग्नोर करने लगे। ठीक है, जो डेली का उनको पानी वानी का जो घर के राशन का खर्चा देते थे वो देना ही बंद कर दिया। तो ये एक इम्प्लाइड तरीके से होगा कि नहीं भैया हम तुम्हारा अब खर्चा नहीं उठा सकते। एलिजिबिलिटी क्या क्या है? एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ चीजें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी क्या बताई गई है? सबसे पहली चीज जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो अंगूरी भाभी हैं वो खुद को अनेबल टू मेंटेन होनी चाहिए। ये पहली चीज बताई गई है। दूसरी चीज ये बताई गई है कि मान लो अंगूरी भाभी ने अगर डाइवोर्स ले लिया है, तो डाइवोर्स लेने के बाद उन्होंने रीमैरी ना किया हो, दोबारा से शादी ना करी हो, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये भी बताई गई है, जो कि आगे आपको पढ़ने में आएगी, कि अंगूरी भाभी किसी अन्य थर्ड व्यक्ति के साथ चक्कर में ना हो, यानी कि एडल्ट्री में ना हो। चौथी चीज ये बताई गई कि अंगूरी भाभी बेवजह का, मतलब कोई रीजन भी ना दें और बिना किसी रीजन के ही उनके साथ रहने से मना कर दें, विदाउट रीजन वो उनके साथ रहने से मना कर दें। चौथी चीज ये बताई गई है कि ऐसा ना हो कि वो दोनों अलग अलग म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हों। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी, इसके अलावा एक दो छोटी मोटी और कंडीशंस हैं जो बताई गई हैं, अगर ये फुलफिल होंगी तभी अंगूरी भाभी को मनमोहन तिवारी से जो है वो मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। अच्छा, मान लो मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कि भाई ये एलिजिबिलिटी भी पूरी हो गई, ये कंडीशन भी पूरी हो गई और कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया अंगूरी भाभी को कि चलो भैया अंगूरी भाभी को मेंटेनेंस इतना, मान लो कि ये लाखों रुपए में खेलते हैं मनमोहन तिवारी, तो ये ऑर्डर कर दिया कि अंगूरी भाभी को 50,000 रुपए, हाँ, कोई लिमिटेशन नहीं बताई गई है कि कितना ऑर्डर किया जाएगा मेंटेनेंस। वो एज पर द सर्कमस्टेंसेस, एज पर द कंडीशन, एज पर द हर व्यक्ति की, पार्टी की, जो पुरुष है और जो महिला है उनकी पार्टी की कंडीशन के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से और रीजनेबिलिटी के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये कोर्ट का डिस्क्रेशनरी राइट है। अब यहाँ पर मान लो 50,000 रुपए ऑर्डर कर दिए गए कि मनमोहन तिवारी भाई जो हैं वो अंगूरी भाभी को 50,000 रुपए महीने मेंटेनेंस देंगे। अब मेंटेनेंस ये चल रहा है, फिर क्या पता चला, अब इसमें दो चीज आती हैं कि क्या मेंटेनेंस में, जब मेंटेनेंस दिया जा रहा है उस बीच में मेंटेनेंस को क्या कैंसिल किया जा सकता है या क्या मेंटेनेंस को अल्टर किया जा सकता है। तो ये दो पॉइंट उभर कर आते हैं। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को बताने से पूर्व मैं एक बार अपनी नोटबुक चेक कर लूं, वरना पता चले कि भाई मैं कुछ ऐसा सा बता गया जो नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, हाँ, तो अगर कैंसिल करने की बात आए, कैंसिल किस कंडीशन में किया जाएगा और अल्टर किस कंडीशन में किया जाएगा? तो कैंसिल भाई तभी होगा मेंटेनेंस कि मान लो ऑर्डर कर दिया मेंटेनेंस का और मेंटेनेंस इनको मिल रहा है 2 4 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल मिल गया, लेकिन बाद में जाकर ऐसा पता चलता है, वही चीजें जो मैं पहले बता चुका हूँ, आकर वही चीजें पता चलती हैं कि अंगूरी भाभी लिविंग इन एडल्ट्री रह रही हैं, यानी कि ये एडल्ट्री में रह रही हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जारकर्म। ठीक है, या फिर ये विदाउट सफिशियंट रीजन, कोई सफिशियंट रीजन नहीं दिया और मनमोहन तिवारी को छोड़ के अलग रह रही हैं। ठीक, उनके साथ रहने से इन्होंने मना कर दिया, ये है।
तीसरी चीज और आखिरी चीज ये है कि म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, उसके बाद ये लोग अलग रह रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन देखी जाती है, कोर्ट देखता है कि ये ऐसी कंडीशन है इनके बीच में, तो वो जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक। अब अल्टरेशन किस कंडीशन में होगा? अल्टरेशन साथ ही साथ में कैंसिल की एक दो और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि जो कंपीटेंट सिविल कोर्ट है, अगर कंपीटेंट सिविल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो भी कैंसिल हो जाएगा। अगर अंगूरी भाभी ने शादी पुनः विवाह कर लिया, रीमैरिड हो गई, तो भी कैंसिल हो जाएगा। ये तो इतनी कंडीशन हो गई कैंसिल होने के बारे में। अल्टरेशन किन कंडीशंस में होगा? तो अल्टरेशन की कंडीशन सबसे पहले ये है कि अगर किन्हीं भी पार्टी की, चाहे वो पुरुष की हो चाहे कोई महिला की हो, यानी कि देने वाले की हो लेने वाले की हो, अगर उनके सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ गया है तो भाई अल्टरेशन हो जाएगा। बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। यानी कि मनमोहन तिवारी की, मान लो मनमोहन तिवारी का कल बिजनेस ठप हो जाए और पैसा आना बंद हो जाए, तो भाई ये जो मेंटेनेंस है ये कम कर दिया जाएगा, एकदम कम कर दिया जाएगा जितना कि वो बेयर कर सके। या फिर मान लो कल को अंगूरी भाभी की जॉब लग जाए, अंगूरी भाभी मनमोहन तिवारी से ज्यादा कमाने लगे, तो भी ऐसी स्थिति में अल्टरेशन किया जा सकता है, चेंज करके कम कर दिया जाएगा। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि इसमें अल्टरेशन कब होगा? वो अल्टरेशन होता है कोर्ट के ऑर्डर पर। ठीक। दूसरी चीज, कोर्ट का ऑर्डर अगर आ गया, कोर्ट को अगर उचित लगता है तो कोर्ट ऑर्डर करके भी अल्टरेशन कर सकता है। ठीक। इसके अलावा और भी कई सारी चीज हैं कि मान लो इन लोगों ने आपस में सुलह समझौता करके निपटा लिया कि क्या इंस्टॉलमेंट में देंगे, तुमको एक मुश्त दे देते हैं, तो एक मुश्त अगर दे दिया गया तो भी अल्टरेशन हो जाएगा। या फिर ऐसी स्थिति में भी भाई, ये तो इतनी हो गई चेंज, मतलब अल्टरेशन इतनी कंडीशन में हो सकता है। कैंसिल एक और कंडीशन जो कि मैं भूल गया था, कि मान लो महिला ने अपने राइट्स को, जो मेंटेनेंस का राइट है, अगर उसको सरेंडर कर दिया, ऐसी स्थिति में भी कैंसिलेशन हो जाएगा। अच्छा चलो, ये सब तो हो गया, इतने सारे ऑर्डर हो गए मेंटेनेंस का भी, फलाना ढिमकाना। इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कहाँ कराया जाएगा, ये चीज अगली बात आती है। तो एग्जीक्यूट वहां कराया जाएगा जहां पर वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऑर्डर प्राप्त पास हुआ है, वो व्यक्ति रहता है, और वहां उस लोकल जुरिस्डिक्शन में जिस मजिस्ट्रेट को अधिकार मिला हुआ है, वहां पर इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो ये तो मैंने पूरा आपको एक कहानी के तौर पर सुना दिया। अब क्योंकि भाई, क्योंकि कहानी तो सुना ही चुके हैं, तो ये तो आधा अधूरा है मेंटेनेंस का प्रोविजन। मेंटेनेंस का प्रोविजन पूरा कैसे होगा? तो मेंटेनेंस का प्रोविजन कुछ चीजों में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस की डेफिनेशन मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि नहीं दी गई है। ठीक है। मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल कौन कौन है? तो पहले वाइफ के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन वाइफ के अलावा भी कुछ नाम है, कुछ लोग हैं जो कि एलिजिबल वन माने गए हैं, जिनमें सबसे पहले तो वाइफ आती है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरे में आते हैं माइनर चिल्ड्रन, माइनर चाइल्ड। तीसरे में आते हैं, यार मैं गंदी राइटिंग लिख रहा हूँ, रुक जाओ मैं सही कर दूं, ये गड़बड़ हो जाएगा, आप लोगों को बाद में मुझे गालियाँ दोगे। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग सही करी जा सकती है तो करते हैं। माइनर चाइल्ड आते हैं, दूसरे में मेजर चाइल्ड आते हैं, और सबसे लास्ट में आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स में मदर भी आती हैं और फादर, यानी कि माताश्री और पिताश्री दोनों लोग आते हैं। वाइफ के बारे में हम बात कर चुके हैं। वाइफ इंक्लूड्स द लीगली वेडेड वाइफ। लीगली वेडेड वाइफ का मतलब ये हुआ जिसके साथ एक कानूनन तरीके से, जो जैसा कि कानून ने पहचाना है, चाहे कि वो रिचुअल्स के थ्रू हो, सप्तपदी के थ्रू हो, या एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो, वो लीगली वेडेड हो, लॉ की नजर में उसको एक रिकॉग्निशन मिली होनी चाहिए। ये हो गया लीगली वेडेड का। साथ ही साथ में पहले एक केस हुआ था यमुनाबाई वर्सेस अनंत राव का केस, उसमें ये कहा गया था कि फर्स्ट वाइफ को ही लीगली वेडेड माना जाता है, लीगली वेडेड। लेकिन बाद में कई सारे केसेस आए जिसमें कि ऐसा माना गया कि फर्स्ट वाइफ नहीं, सेकंड वाइफ को भी माना जाएगा। ठीक। अब इसमें वाइफ इंक्लूड द डाइवोर्स वाइफ, यानी कि डाइवोर्सी जो होती हैं उन महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाता है। ये तो वाइफ की ये सारे पॉइंट्स हो गए जिनके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं, और बाकी अगर कुछ छूट जा रहा है तो अगर डायरेक्ट अभी रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें समझ में आ जाएगा। माइनर चाइल्ड कौन होंगे? माइनर चाइल्ड में वो बच्चे आएंगे चाहे वो लेजिटिमेट हों या इलेजिटिमेट हों, दोनों ही बच्चे आएंगे अगर वो माइनर है। माइनर कौन से बच्चे होते हैं? एज पर द मेजॉरिटी, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, वो बच्चे जो कि 18 वर्ष की अवस्था से
कम उम्र के हैं, वो माइनर माने जाते हैं। तो इस माइनर बच्चे में वो लेजिटिमेट बच्चे और इलेजिटिमेट बच्चे दोनों आते हैं। इनको की इनके मेजॉरिटी पहुंचने तक में मेंटेन किया जाएगा। इसमें एक पॉइंट और स्टार मार्क वाली है, वो ये है कि मान लो कोई लड़की ऐसी है जो कि फीमेल है, लड़की माइनर है, और माइनर होने के साथ साथ ही वो मैरिड भी है, मान लो उसकी शादी कर दी गई। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि जैसे मुस्लिम्स में होता है, प्यूबर्टी किए जाने पर शादी कर दी जाती है, तो वो बच्चियां ज्यादातर माइनर रह जाती हैं। राजस्थान में, यूपी में, बिहार में कई सारी जगह पे बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं। तो अगर वो लड़की बाल विवाह उसका हो गया है और वो माइनर कंडीशन में है, और उसका हस्बैंड अगर मेंटेन उसको नहीं कर पा रहा है, तो कानूनन तौर पर उसे ये अ, अधिकार दिया गया है कि वो अपने पिताश्री से, यानी कि अपने फादर से मेंटेनेंस मांग सकती है, ऐसी कंडीशन में जहां कि अगर उसको हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके पिताश्री जो हैं वो उसके मेजॉरिटी की एज पहुंचने तक पे, जब तक वो मेजर नहीं हो जाती तब तक उसको मेंटेन करेंगे। ये हो गया माइनर चाइल्ड का। मेजर चाइल्ड में कौन बच्चे आएंगे? मेजर चाइल्ड में वो बच्चे आते हैं जो कि किसी मेंटल या फिजिकल वजह से डिसेबल्ड हो गए हैं, जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, चाहे वो मेंटल वजह से हो या फिजिकल वजह से हो। अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें वो बच्चे भी आएंगे जो कि मेजर हैं। लेकिन इसमें वो लड़की नहीं आती जो कि मेजर है और साथ ही साथ में मैरिड है, जिसकी शादी भी हो चुकी है और वो मेजर भी है, तो उसको इसमें इंक्लूड इस पॉइंट में नहीं किया जाता। फादर और मदर की बात की जाए, तो माताश्री और पिताश्री ऑल्सो इंक्लूड्स द एडॉप्टेड मदर एंड एडॉप्टेड फादर। ठीक है, एडॉप्टेड वंस को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसमें स्टेप मदर को लेके काफी कुछ हो हल्ला उड़ा था कि क्या स्टेप मदर को इसमें इंक्लूड किया जाता है पेरेंट्स में या नहीं। तो इसमें कई सारे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, और उसके बाद ये डिसीजन आया लास्ट में कि अगर स्टेप मदर की कोई संतान नहीं है, यानी का उनका कोई चाइल्ड नहीं है जो उनकी देख रेख कर पाए, उसके अलावा अगर स्टेप मदर साथ ही साथ में विडो होनी चाहिए, अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो स्टेप मदर को भी यहाँ पर मदर की सिचुएशन में लाया जाएगा और उसको, लड़के के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी कि वो अपनी ऐसी माता को मेंटेन करे। तो ये सब तो भाई मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं प्रोविजंस पे। प्रोविजन बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि मैंने ज्यादातर कहानी आपको बता दी है। ठीक है, तो शॉर्ट में प्रोविजन देखने का मतलब ये है कि बहुत ही तेज चलेंगे। सबसे पहले ये पूरा प्रोविजन दिया गया है बीएनएसएस के चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को दिया गया है। सेक्शन 144 बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स में। अब हम ये तो बता ही चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स होने के बावजूद वो नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है टू मेंटेन उसकी पत्नी को, उसकी लेजिटिमेट या लेजिटिमेट चाइल्ड को जो कि माइनर है, या उसकी लेजिटिमेट या लेजिटिमेट चाइल्ड को जो कि मेजर है, या उनके माता पिता को जो कि अपने आप को अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ हैं, उनको अगर मना करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भाई कोर्ट के थ्रू मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। ठीक, ये चीज बताई गई है। कौन कोर्ट कराएगा? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कराया जाएगा, जिसके पास कंपिटेंसी होती है, जो उसके लोकल जुरिडिक्शन में आता है। साथ ही साथ में अगर कोर्ट को आवश्यक लगता है कि उसको दिया जाना चाहिए, तो भाई ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक चीज आते हैं, यहाँ पर इंटरिम मेंटेनेंस भी दिया जा सकता है, जिसके बारे में हम आपको बात कर चुके हैं, बता चुके हैं। इंटरिम मेंटेनेंस वाइफ को भी दिया जाएगा, चिल्ड्रन को भी, फादर या मदर को, किसी को भी दिया जा सकता है। साथ ही साथ में एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे इंटरिम मेंटेनेंस के साथ साथ। ये चीज तो हो गई। एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो 60 दिन के भीतर डिस्पोज ऑफ की जाती है, खत्म की जाती है, समाप्त की जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और ये चीज़ भी बता चुका हूँ कि कोर्ट को जिस दिन से उचित लगता है उस दिन से ऑर्डर करेगी। ये चीज़ भी हो गया। अगर व्यक्ति जो है विदाउट सफिशिएंट कॉज़ उस ऑर्डर को कंप्लाई करने में अक्षम रहता है, तो उसको जेल भेजा जाएगा। जेल कितने दिन के लिए होगा? वो 1 महीने के लिए सिविल प्रिज़न हो सकता है, या फिर जब तक कि वो पेमेंट ना कर दे तब तक के लिए होएगा। ये चीज़ हो गई। अब आगे आते हैं कि कौन-कौन वाइफ़ एंटाइटल्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, जो एडल्टरी में रह रही हैं या विदाउट सफिशिएंट रीज़न अलग रह रही हैं, जो अपने पति को मना कर रही हैं कि आपके साथ नहीं रहेंगे, या म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही हैं, तो उनको नहीं किया जाएगा। अल्टरेशन किस कंडीशन में होगा? ठीक है, वो कैंसलेशन किस कंडीशन में होगा?
वही सेम चीज़ 3 ही रीज़न बताए गए हैं। ये 3 अगर चीज़ पाए जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट वाला तो मजिस्ट्रेट शैल कैंसल द ऑर्डर। प्रोसीजर बात की जाए, प्रोसीजर कहाँ पे चलेगा? वो वहाँ पर चलेगा जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है, या फिर उसकी वाइफ़ और वो स्वयं रहते थे पहले, या फिर जहाँ पर वो अपनी उस पत्नी के साथ जो कि इल्लीजिटिमेट बच्चे की माँ है उसके साथ लास्ट टाइम रहा है, या फिर उसके माताश्री या पिताश्री जहाँ पर रह रहे हैं। तो इन चारों जगह पर कहीं पे भी कंडीशन चल सकता है। साथ ही साथ में जितने भी एविडेंसेस होंगे, प्रोसीडिंग्स होंगी, वो इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर किया जाना है उसके प्रेजेंस में होंगी। अगर वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है, वो विलफुली अवॉइड कर रहा है या विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, कोर्ट नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी आपको बता चुके हैं। अल्टरेशन इन अलाउंसेस ये कब होगा, ये भी आपको बता चुके हैं कि वो 3-4 कंडीशन है। यही दोबारा शादी कर लिया और सारा पैसा वैसा पा गई, ये भी बता चुके हैं, ठीक? या उसने सरेंडर कर दिया, ये भी आपको बता चुके हैं। सेक्शन 147 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, ये भी आपको बता चुके हैं कि सच ऑर्डर में बी एनफोर्स्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of parties and non-payment of allowances as the case may be expenses due। तो ये सारा आज चैप्टर जो 10 है हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मजे करते रहिए, और भाई जो करना हो कर लो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट वगैरह। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री राम।